हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे इसलिए आए थे क्योंकि भाई भाई में रिश्तों में कलह होनी शुरू हो गई थी, वाइफ्स की नहीं बनती थी एक दूसरे के साथ। तो इस चक्कर में लोगों को लगा कि चलो न्यूक्लियर हो जाते हैं, सेपरेट किचन करनी शुरू कर दी, सेपरेट वॉशरूम करनी शुरू कर दिए। इतनी हम लोग सहूलियत अगर दे रहे हैं, उसके बाद भी आप परेशान हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी को अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना है। एवरीथिंग वुड बी इन माई कंट्रोल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मानिए किसी घर में एक बहू आती है, ये जो चुप्पी अब आ गई है, यानी कि साइलेंस जो आ गई है, ये कहीं ना कहीं इतना तो नहीं हो गया है कि रिश्ते बिल्कुल खत्म ही कर देंगे? साइलेंस जो है वो एक तरह का हमारा सप्रेस क्राइम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान परेशान है, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पेन है, चाहे कुछ भी हुआ है, पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है या फिर डाइवोर्स की कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, तो आप उसको क्या समझा सकते हैं? इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, उसका पेन जो है वो डेफिनेटली कम होने वाला है। कि एक जो मर्द है वो खुद अपने इमोशंस शो करने के लिए सिर्फ नशे का सहारा लेता है, ना वो किसी को बता सकता, ना वो किसी के सामने रो सकता। उसको ऐसा एक रूप दे दिया गया है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना है। एक आदमी अपने इमोशंस दिखाए तो कहाँ दिखाए? देखिए, ये जो एक वर्ड है वल्नरेबिलिटी, तो मेंस का क्या होता है ना, ईगो बहुत होता है एक तो। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी का मिसकैरेज हुआ है, किसी बाप ने अपने बेटे को खो दिया है, फिर फॉर दैट मैटर कोई भी मिसहैपनिंग, उस इंसान को किस तरीके से हील किया जा सकता है? देखिए, पास्ट का जो हम बैगेज लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है कि वो बैगेज हम पास ऑन करते रहते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपको पेन पेपर लेके नहीं बैठना है आज, क्योंकि हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उससे कमबैक कैसे कर सकते हैं। तो आज बात लाइफ की होगी, रिलेशनशिप्स की होगी, फैमिली की होगी, पेरेंटिंग की होगी, और कोशिश करेंगे रिश्तों के बारे में जानने की। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो हीलर भी हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक पामिस्ट हैं, और ना जाने मोटिवेशनल स्पीकर से लेके एक हीलर से लेके कितनी ज्यादा उन्होंने नॉलेज ली है। वो बतौर लिखती भी हैं, कहानियां भी सुनाती हैं, और आज का पॉडकास्ट इस तरीके से इतना अच्छा होने वाला है कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिंदगी है क्या। आज हमारे साथ स्टूडियो में मोनिका जी हैं। मोनिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? या, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर मैम, प्लेजर। एंड आई बिलीव आज बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, मतलब इतने कि शायद एक पॉडकास्ट में कभी कवर भी ना हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज जिंदगी के बारे में जानने की। डेफिनेटली। मोनिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? या, आई एम फाइन, आई एम गुड। ओके, एंड या, थैंक्स फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली मैम, हमें तो अच्छा लगता है जब भी हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। मोनिका मैम, एक बात बताइए जी। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या है आपके लिए? ओके, मुझे अगर बात यहाँ रिश्तों की और जिंदगी की आ जाती है, तो जिंदगी रिश्तों के बिना है ही नहीं। सीरियसली? सीरियसली, मतलब लाइफ आप, मुझे लगता है, इमेजिन नहीं कर पाएंगे अगर आपके रिश्ते आपकी जीवन में ठीक नहीं है तो। क्योंकि जब हम लोग फैमिलीज में रहते हैं, इधर वो छोटी हो या बड़ी, तो एक हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है। वहाँ सारे लोग एक दूसरे के लिए इसलिए नहीं होते हैं कि मेरा भाई है या मेरा बहन है, नहीं, वो एक पूरा सिस्टम हम क्रिएट करते हैं। उससे फैमिली बनती है कि जो हमारे अच्छे बुरे टाइम में, हर अप्स एंड डाउन्स में साथ खड़े हों हमारे। मोनिका मैम, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम। एक टाइम पे हम करते थे हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि इंसान को अकेले रहने में सुकून मिलने लगा है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारा परिवार बड़ा होता था, हम लोग सभी भाई बहन, और जो हमारे जॉइंट फैमिली में दादा हैं, दादी हैं, हम लोग बहुत ही उससे रहते थे कि कोई भी अगर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो है ना, हम उसके पास जाके अपना जो है दुख वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने इमोशंस। और बट आजकल आप देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली तो जैसे डिसअपियर्स ही हो गए, टोटली। तो जो पेन है वो अब होल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें होती हैं। हम वो इमोशंस नहीं
कर पाते हैं शेयर। तो जॉइंट फैमिली में आप ये मान के चलिए कि अगर एक पर्सन परेशान है तो सारे परेशान हो जाते थे। तो आज की पेरेंटिंग को लेके भी मेरा यही मानना है कि आपको अपने इवन बच्चे चाहे बाहर हैं या कहीं भी हैं, ठीक है, बच्चों को हमेशा एक ये रियलाइज करना चाहिए या उनको हमेशा एक ये बात बहुत मतलब गौर देने वाली है कि आपके जो पेरेंट्स हैं दे आर आवर एंकर्स। दैट्स ट्रू। वो चाहे कहीं भी हैं, उन्होंने आपको छोड़ रखा है कि उड़ो, आप दूर जाइए, आप कितना ही दूर जा पाएंगे, बट होल्डिंग आपकी इवेंचुअली हाथ में जो है वो जो उनकी एंकरिंग है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आप फिर बहुत सफर करेंगे। एग्जैक्टली। बट मोनिका मैम, हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे इसलिए आए थे क्योंकि भाई भाई में रिश्तों में कलह होनी शुरू हो गई थी, वाइफ्स की नहीं बनती थी एक दूसरे के साथ, बहुत सारे इश्यूज आते थे, सास के साथ इशू हो गया, ससुर के साथ इशू आ गया, भाइयों की अलग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे। तो इस चक्कर में लोगों को लगा कि चलो न्यूक्लियर हो जाते हैं, सेपरेट किचन करनी शुरू कर दी, सेपरेट वॉशरूम करनी शुरू कर दिए। इतनी हम लोग सहूलियत अगर दे रहे हैं उसके बाद भी आप परेशान हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी को अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना है। Okay. Everything would be in my control, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मानिए किसी घर में एक बहू आती है, ठीक है, तो अब वो जो सास का टाइम कितना लॉन्ग पीरियड से वो उस घर को हैंडल कर रही है, exactly. तो वो कहीं ना कहीं होता है ना कि मेरा कंट्रोल है, True. मेरा बेटा है। उधर एक जो बहू है वो आते ही नहीं, ये तो मेरा हस्बैंड है। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल का है। आपको एकदम से सारी चीजें कंट्रोल में खुद को करने के लिए नहीं मिलेंगी। मानिए आप किसी फैमिली में आते हैं, जैसे आपकी शादी हुई, आपको नया पार्टनर मिला, क्या आप उसको पहले से उसके घर के इवन आपको ये नहीं पता होगा क्या चीज कहाँ रखी हुई है, कैसे यहाँ पे लोग खाना क्या पसंद करते हैं, पहनना क्या पसंद करते हैं, और आप एकदम इम्पल्सिवनेस में मैं तो आके सब बदल दूंगी, मैं ये भी चेंज कर दूंगी। तो फैमिली का भी अपना एक करिकुलम होता है, अपना एक सिस्टम होता है, और अगर आप उसके अगेंस्ट जाके जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम डेफिनेटली आपको इजेक्ट कर देगा। मुझे किसी को अगर अपना बनाना है तो मुझे धीरे धीरे उस सिस्टम को पहले समझना होगा, देखना होगा कि अच्छा इन लोगों को ये चीज पसंद है, ट्राई करती हूँ थोड़ा सा मैं भी इसमें ब्लेंड होने की, और धीरे धीरे आप ये मान के चलिए वो सिस्टम आपको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आप उसको जबरदस्ती अगर खुद के रूल्स किसी के ऊपर थोपना चाहेंगे या अपना डिसिप्लिन, तो उस तरह से फैमिलीज है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज हम 2026 में फैमिलीज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन शहर में एक नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज डिंक, DINK, यानी कि डबल इनकम नो इन किड्स। यानी कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी करी है नहीं करी है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन बच्चे भी नहीं रखने हैं, सिर्फ एक पेट रखना है। देखिए हाँ, डिंक में अभी मेरे पास बहुत ये क्वेश्चन आ रहा था, तो इस पे मैं ये बात करूंगी। देखिए इसमें एक जो बंदा आपकी लाइफ में आएगा तो वो सबसे पहले किससे इम्प्रेस होगा? आपकी पर्सनैलिटी से, फिजिकली। अब उसको फिजिकली तो वाह तुम तो यार बहुत हैंडसम हो, कैसे भी ये बंदा या बंदी मुझे मिल जाए और मुझे रहने को मिल जाए। ठीक है, आप साथ में रह रहे हैं, अब क्या होता है ना, डे बाय डे फिजिकल नीड्स एट अ टाइम एंड होने लगती है कि यार ये तो अवेलेबल है ही बंदा। अब सेकंड क्या आता है? थॉट, पैसा। कौन किस पे कितना पैसा स्पेंड कर सकता है, लुटा रहा है कौन कितना। अरे यार देखो यार तुम्हारा इतना नहीं है, वो देखो वो कितना और ज्यादा अर्न कर रहा है यार। तो पैसा अट्रैक्ट आपको फिजिकली अपीयरेंस के बाद डेफिनेटली करेगा। ठीक है। अब जब पैसा भी आपका बंदा आपको देने लगता है, लुटाने लगता है, यार दिस इज फॉर यू डार्लिंग या स्वीट हार्ट, जो भी है आप सारा कुछ है, वो फिर से उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली कंडीशन। यार पैसा भी है, अब होता है ना एक दिमाग में कीड़े होते हैं कि वो कीड़ा एक अगेन चलता है, वो होता है कीड़ा पावर का। That's true. अथॉरिटी। आप अगर हमेशा किसी के लिए सामने अवेलेबल हैं, बंदा आपसे डेफिनेटली बोर हो जाएगा। That's true. आप अगर उसको दिखा रहे हैं कि अरे
तुम्हारा एक बात है, तुम्हारे अंदर वो नहीं, वो बंदा देखो। कंपैरिजन आना शुरू हो गया। कंपैरिजन आना शुरू हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो चला है, ये टोटली मटेरियलिस्टिक है। आपके पास पैसा है, पावर है, फिजिकल है, आपका अपीयरेंस, जब तक आप उसको अच्छे लग रहे हैं, तब तक आपको वो रिलेशनशिप आप उसमें हैं। रेस्ट जो लव एट फर्स्ट साइट होता है, वो साथ में रहने के बाद लव एस मतलब एट 100-200 साइट के बाद इतना बोरिंग हो जाता है कि भैया मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाह रहा, तुम मेरी शक्ल मत देखना। और इसी से फिर डाइवोर्स की रियलिटी बन जाती है। इट इज रियलिटी। दैट्स ट्रू। डिवोर्स का सीधा सिंपल ये है कि आपने उसे कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं था, वो आपका पार्टनर नहीं था, वो आपके लिए एक अवेलेबिलिटी था, सोर्स ऑफ इनकम था, सोर्स ऑफ फैसिलिटीज था। आपने उसको अपना एक्सटेंशन नहीं माना। तो ये तो केस होगा ही होगा आगे जाके आपके साथ, ठीक है, सेपरेशन का। और वहीं से चीजें फिर स्टार्ट हो जाती हैं, और आपके अंदर जो भी एग्रेशन है, एनवी है, सारे फैक्टर्स फिर धीरे धीरे वो लैंड होने लगते हैं। ठीक है मोनिका मैम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में चेंजेस ऐसे आ रहे हैं। लोग शादियां नहीं कर रहे, डाइवोर्स कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, पेट्स रख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज 2026 में इतने सारे ट्रेमेंडस चेंजेस आ चुके हैं, आने वाले साल में हम क्या क्या देख सकते हैं और कितना बुरा देख सकते हैं? देखिए, इन सबका एक, फिर अगेन मैं वही कहूंगी, एवरी प्रॉब्लम इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दैट्स ट्रू। आप अगर एक अच्छा रिलेशनशिप अपने इधर आप फादर के साथ, मदर के साथ, अच्छा माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो जब अपनी उस लैप में लेती है तो डे वन से वो उसे क्या सिखा रही होती है? काइंडनेस, उसके ह्यूमैनिटी, उसकी जो फीलिंग्स वो बच्चे के अंदर वो डेवलप करती है। ठीक है। तो वो हमेशा ये चाहती है बेटा तुम बीइंग एज अ गुड ह्यूमन आप करिएगा, और हमेशा उसका वही रहता है। एंड देन जब फादर अपने बच्चे को उठाता है तो वो कभी गोद में नहीं उठाता, फादर हमेशा कंधे पे बैठाता है। व्हाई? क्योंकि फादर ये कहता है बेटा मैं यहाँ तक देख पाया था, मैं ये चाहता हूँ तुम वहां तक देखो। That's true, yes. तो सारी प्रॉब्लम्स वही से आती हैं कि हम जब अपने पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं, और सब कुछ हम जैसे थोड़ा सा अर्न करने के बाद आपने देखा होगा बच्चों के मूड्स, बच्चों के अंदर कि मैं पापा आपने क्या ही किया है, एरोगेंस आ जाता है, अहंकार आ जाता है, आपने क्या किया है, मैं तो आपसे भी बेटर कर रहा हूँ। That's true. अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी कि मोस्टली आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सारे दूर रह रहे हैं, मम्मी पापा अलग रह रहे हैं हमारे होम टाउन्स में, हम लोग यहाँ फ्लैट लाइफ पे। अब आपको पता है वो भी एक कहीं ना कहीं हम प्रेशर में रहते हैं, जॉब का प्रेशर, किसी की शादी नहीं चल रही है तो उसका प्रेशर, और किसी को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें कई बार देखा होगा कि मम्मा ने 2 से 3 बार फोन कर दिया, क्या मम्मा वो किटकिट ठीक हूँ, खाना खा लिया मैंने, आपको क्या चाहिए? बच्चा क्या पूछता है? आपको क्या चाहिए? जबकि मम्मा ने फोन चाहने के लिए नहीं किया था, मम्मा ने तो आपका पूछा था कि आपका सब ठीक चल रहा है, वो लोग तो रह ही रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज की जो जनरेशन मैं देख रही हूँ उनको हमेशा दे ऑलवेज हंगर फॉर नीड्स। ठीक है मम्मा आपका बिल भर दिया ना, ठीक है, काम से काम रखते हैं बस, काम से माँ बाप से भी, या मदर फादर से भी। तो वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ एक बात बहुत ही जो हार्ट टचिंग मुझे लगती है कहना चाहूंगी कि जिस फोन को आपको सुन के लगता है क्या चकपक, हाँ सुन लिया मम्मा, एक दिन ऐसा होगा कि कोई फोन नहीं करेगा, मम्मा फोन पे नहीं होगी, कोई पापा फोन पे नहीं होगा, क्योंकि वो होंगे ही नहीं। वो जो आपको लग रहा है ना एक दिन मम्मा नहीं होगी, वो पूछने वाली कि बेटा ऑफिस से आ गया, खाना खा लिया, या पापा पूछ रहे हैं बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है और ऑफिस ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आ जाऊं, ऐसा कहने वाला आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा। इवन आपका पार्टनर भी नहीं, जिसके साथ आपको लगता है कि यार वो अर्न कर रही है, मैं अर्न कर रहा हूँ, लाइफ ठीक चले, लाइफ ठीक नहीं चल रही है। That's true. लाइफ ठीक नहीं चल रही है। अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना है तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ ठीक चलाने के लिए मैं चला रही हूँ। पैसा अलग है, पैसा प्यार परिवार,
आज इन 3 चीजों में हमारी सारी कहानी का जो है वो गिस्ट आ जाता है निकल के, कि पैसा, प्यार और परिवार। हम भाग रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि परिवार की डेफिनेशन ही क्या होती है। आपने जिस परिवार की बात करी, आप भी मदर हैं और 2 बेटे हैं आपके। कभी ऐसा सिनेरियो आपके साथ भी बना कि मम्मी करता हूँ ना, बाद में फोन करता हूँ, अभी हाँ, काम आ ये गया है? एक बहुत हार्ट टचिंग था मेरे लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी मम्मी, मैं कहीं घूम के आई थी, तो मम्मी फोन पे, बेटा आ गई लौट के? बेटा, मैं क्या मम्मा, मैं आ ही जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैं देखती हूँ आए दिन जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो आए दिन जो कहते नहीं कि इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं, तब याद आता है मम्मा क्यों पूछ रही थी बार बार That's true. कि बेटा सेफली घर आ गए। उनका इंटेंशन बस आपकी सेफ्टी था, आपका टाइम नहीं था कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है आपसे, मांग रही हैं। वो आपके लिए कंसर्न है, दैट्स इट। बट बाद में रिग्रेट फील होता होगा कि यार बहुत काश बहुत, ठीक से क्योंकि बात मुझे कर ऐसा लेते। लगता है कि मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है आप ऊंचाइयां सीढ़ियां कितना भी चले जाइए, चढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो एंकर, अगेन मैं वही कहूंगी, Exactly. आपकी एंकरिंग कितनी स्ट्रांग है, आपकी सक्सेस उससे रिलेट होती है। मानिए अगर कोई बेटा है जो अपने पापा से ये बोल रहा है कि क्या ही कर लिया आपने अपनी लाइफ में, और आप मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर पाए, देखिए मैंने मेहनत से कितना कुछ कर लिया, तो आप ज्यादातर ये देखेंगे कि उस बेटे के हमेशा शोल्डर पे पेन रहेगा। हाँ, ओके। उसके शोल्डर्स में पेन रहेगा, जो ये कह रहा है कि मैं आपसे बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ। और क्योंकि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रगल देखा है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है कि हम परिस्थितियों को नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या कंडीशन थी हम हाँ, नहीं समझते। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई बार आपने एक साइकिल मांगी, मे बी आपके पेरेंट की वो सिचुएशन कंडीशन ना हो कि वो आपको समय दिलवा पाए, लेकिन वो वुंड जहाँ रखा हुआ है, मेरे दिल में रखा हुआ है कि नहीं यार, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा, देखिए और सबके पास वो साइकिल थी, मेरे पास ही क्यों नहीं थी। तो वो जो आपने वुंड है ना, वो आपको रियलाइज हुआ था 5 ईयर के आप जब थे, तब मम्मा ने मना किया। आप आज 25 के हो गए, आप अभी तक वही रखे हुए हैं कि यार देखो, मैं तो अपने बच्चों को वो साइकिल क्या मांगते हैं, उससे पहले तो मैं उनको स्कूटी दिला देता हूँ, कार दिला देता हूँ, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। दैट इज योर गिल्ट। आप उससे हील नहीं कर पाए खुद That's को, true. आप अपने पेरेंट्स की सिचुएशन नहीं समझ पाए, कंडीशन नहीं समझ पाए, तो वो वुंड लेके आप अभी तक घूम रहे हैं। ऐसे ही होता है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट जब हम लोग स्कूल में पहले जाते थे बचपन में, तो बाकी सब लोगों के पेरेंट्स गाड़ी से लेने आते थे, 2 व्हीलर से लेने आते थे। मेरे पापा मुझे साइकिल से लेने आते थे और मुझे थोड़ा अशेम फील होता था उस टाइम पे राइट, कि पापा यार साइकिल पे लेने आ रहे हो, बाकियों के पापा तो ऐसे लेके आ रहे क्यों हैं, आ रहे है ना? हैं। और मैं बोल भी देता था उस टाइम पे। मैं आज ये चीज आप व्हेन आई एम दिस यंग, मतलब जब उस टाइम पे उस इतनी टाइम कम, पे, उस टाइम हाँ, पे यंग था, अभी तो खैर मैच्योरिटी आ जाती है। अब समझ में आता था कि वो प्रोसेस कितनी प्यारी होती थी, प्रोसेस कितनी वो जो प्यारी होती जर्नी थी थी। कितनी खूबसूरत वो होती थी। जर्नी इतनी खूबसूरत होती है कि वो अब कहीं ना कहीं आप मतलब अब एक्सपेक्ट भी अब नहीं कर अब पाएंगे, कभी मिलेगी दिखेगा भी नहीं नहीं वो। आपको अब कभी वो पापा नहीं टाइम। बिठाएंगे हाँ, कि आजा हाँ, बैठ जा आजा साइकिल पे बैठ चल जा, जा। बिल्कुल। तो आपको ना उसको एक ग्रेटिट्यूड वाले वे में लेना चाहिए। एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स का दिया हुआ आपके पास जो भी है, उसको लाइटली मत नहीं लीजिए। लीजिए। हाँ, बिल्कुल, हमारे यू सर फील कहते हैं, एवरी टाइम ग्रेटिट्यूड। एग्जैक्टली हमारे सर कहते हैं कि दूसरों की बिल्डिंग्स को देख के ना अपनी झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए। एग्जैक्टली, आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहें। बिल्कुल। सामने वालों के इस तरीके से कंपैरिजन करते रहोगे तो पता नहीं देखिए कितनी आगे एक्चुअली सफर है। घर में अभी जैसे आपने देखा होगा जो आशुतोष राणा हाँ जी। जी का बहुत ही मुझे बेटर लगा कि हम्म, हम लोग 5,000 स्क्वायर फीट का घर लेते हैं, तो 5,000 स्क्वायर फीट घर तो हम ले लेते हैं बिकॉज ऑफ हमें लिविंग स्टैंडर्ड दिखाने हैं सामने वाले को, कहीं ना कहीं ये बताना दिखाना है, है, शो ऑफ दिखाना करना है है। कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ। ठीक है। रहते आप 500 फीट के एरिया में है, हम्म। लेकिन जो जो 4500 वाला जो एरिया है, वो आप उस एरिया में आपका ईगो रहता है, दैट्स ट्रू, ईगो रहता है। उसमें आपका ईगो रहता है। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें अपने जो रूट्स हैं
बी आपको अपने रूट्स पहचानने चाहिए। हम्म मैं वहां से निकला, आपने जैसे बताया आपका सफर साइकिल का बहुत खूबसूरत, जो उस समय आपको अशेम्ड फील हुआ, ठीक है। बट आज आप जब रियलाइज मतलब करते होगे कि मे बी जब आपके किड्स होंगे तो वो आप मिस करेंगे, That's true. या फिर आप गिल्टी फील करेंगे, अरे यार मैं साइकिल पे जाता था, तुम लोग कार में जा रहे हो, या फिर आप ये बोलोगे देखो मैं तुम्हें कार में ले जाता हूँ, मैं तो साइकिल में जाता था। तो कई बार सिचुएशन ये होती है कि जैसे आप कोई कुएं में गिर रहा है, तो आप अगर उसे हाथ दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मतलब आप उसको ऊपर तो खींच रहे हैं, लेकिन वो भी आपको नीचे खींच सकता है, वो भी आपको नीचे ला सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन। ठीक है मोनिका मैम, एक फादर और सन के रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके भी बेटे हैं एंड आपकी भी वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप बहुत पर्सनल तरीके से भी समझ पाई होंगी। एक बाप बेटे का रिश्ता इतना इतना डिफरेंट क्यों होता है? एक्चुअली उन लोगों में सबसे ज्यादा ऑथोरिटी क्लैशेस होने लगते हैं। ओके। बच्चा जब कमाने लगता है तो उसे लगता है आई एम द बॉस, अब आप हट जाइए, ये गद्दी तो मैंने आपकी संभाली हुई है, आपने क्या ही कर लिया ये 1-2 मकान लेके, अब मैं इसके 2 के 4 तो मैं करूंगा ना। तो वो एक जो मेंटालिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि अब मैं आया हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, आप उनको कुछ नहीं सिखा पाएंगे। That's true. Never. नेवर। क्योंकि अगर आप उनको सिखाने पे आ गए तो मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो वहीं रुक जाएगी। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो बच्चे खुल के बहुत लूज भाषा में, मैं मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ जगह मैं ये भी जब मतलब कई कंसर्न देखती हूँ कि जो प्रोफेशन में इस कदर इन्वॉल्व हो गए हैं अपने जॉब में, अपने जो मिलने नहीं जा पा रहे हैं। एक बहुत प्यारी स्टोरी गुरु जी की, या वो मैं यहाँ शेयर करूंगी। ये एक नॉन फैमिली से है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस में शिफ्ट हो गए थे। एक अंकल थे जो रिटायरमेंट के बाद, उनके 2 बेटे थे, ठीक है। तो अब जब वो शिफ्ट हुए उनका मन नहीं लगा, उन्होंने कहा बेटा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हम और तेरी मम्मा वापस बैक टू अपना होम टाउन आ गए। अब क्या हुआ कि मम्मा का अनटाइमली डेथ हुआ। काफी टाइम से वो सफर कर रही थी, बेटा आ जा, बेटा आ जा, बेटा मम्मा फोन कॉल कर लेता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, ऐसे चलते चलते माँ जो है वो अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है। तो अब बड़ा बेटा आता है, तो बड़ा बेटा आता है तो वो बोलते हैं फादर कि बेटा वो छोटका बहुत प्यारा था तुम्हारी माँ को, यूएस से जब वो बड़ा बेटा आया तो वो क्यों नहीं छोटा आ पाया। तो बड़ा ही बेटे ने बड़ा ही हिचकिचाहट के साथ हेजिटेटली कहा कि पापा छोटा बोल रहा था कि माँ मरी है तो भाई आप चले जाओ, जब पापा जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। यही वर्ड्स थे एग्जैक्ट उसके बच्चों के, उनके। तो मतलब मानो 6000 टुकड़े हो गए उस पिता के जिसने तुम्हें बनाने के लिए बाहर भेजा। पता नहीं कैसे कैसे करके उसने इकोनॉमिकली स्ट्रगल देखा होगा, उन्होंने जो भी जद्दोजहद करके आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। आप आज एक बहुत ही अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। तो पापा कुछ टाइम एकदम साइलेंस हो गया था रूम में, और अंकल बोले मैं अभी आता हूँ अपने बेटे से, बेटा रुको मैं अभी आता हूँ। उन्होंने दरवाजा बंद किया एंड सडनली कुछ साउंड आया कि जैसे एक शूट किया उन्होंने खुद को। तो जैसे ही गोली चलने की आवाज आई बेटा भागता है, तो वहां पे एक नोट के साथ अंकल जो थे वो खुद को उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने शूट किया खुद को, और वहां लिखा हुआ था बेटा क्या ही बेचारा परेशान होगा छोटा भी, ऐसा करो तुम आ ही गए हो तो हम दोनों का तुम ही कर जाओ। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे, क्योंकि बहुत परेशानी बहुत दिक्कत उठा के तुम आए हो, उससे डबल दिक्कत उठा के बाद में तुम्हारा छोटा भाई आएगा। रेस्ट ये है कि अब हम दोनों का, अब तुम आए हो तो कर ही जाओ। दैट इज द मतलब मेरे पास शब्द नहीं है।
तो कुछ पेरेंट्स के लिए यहाँ मैं एक मैसेज भी देती हूँ कि इतना मत खो जाइए बच्चों को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा है, रेस्पॉन्सिबल हैं आप भाग रहे हैं, आप बोल रहे हैं बेटा ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये कर ले, ये आपने सब तो सिखा दिया उसको, बट जिंदगी नहीं सिखाई उसको। अगर आप थोड़ा सा उसको लाइफ सिखाते कि बेटा नहीं, रिश्ते सिखाते कि बेटा कुछ भी हो जाए, एक दिन अगर तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़े तो इतनी हिम्मत रखना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा क्लैशेस आप देख रहे हैं आजकल। बच्चे ने जरा सा कुछ किया नहीं कि दिमाग सातवें आसमान पर उसके हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं आजकल बच्चों की। तो मुझे लगता है आप उतना भी ब्लाइंड मत होइए कि आप कहीं ना कहीं फिर ना, या आपको बहुत दुख होगा, वो तकलीफ आप सह नहीं पाएंगे जब आपका खुद का बच्चा ये बोलेगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने की। तभी मैंने बोला ना आपको कि जो ममा की फोन कॉल आपको किटकिट वाली लगती होगी, आपको भी लगती होगी कभी कभी कि आप अपने जैसे आए हुए हैं ऑफिस, क्या मम्मा खा लिया, मम्मा ठीक है पी लिया पानी, मम्मा ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं ड्राइव करके पहुंच जाऊंगा। तो एट दैट पॉइंट मम्मा सिर्फ आपके कंसर्न के लिए पूछ रहे हैं, जो वो बाद में आप बहुत मिस करेंगे जब मम्मा नहीं होगी। दैट्स ट्रू। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जब मेरे पे मम्मा का फोन आता है, पापा का फोन आता है, तो उन लोगों के या तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, उस फोन पे जब माँ और आगे हर्ट लिखा रहता है उसको देख के इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होते थे बिल्कुल। और अगर कभी गलती से मैं ऐसे बात करता हूँ, मम्मी करता हूँ ना बाद में, काम हो है या नहीं है, अगर फिर भी कर देता हूँ, तो वो बस सुनाते हैं कि आयुष ऐसे मत कर, एक्चुअली आजकल ना जब नहीं होगा तब पता हाँ लगेगा। हाँ, सोसाइटी का भी मैं एक बात बोलूं, इसमें सोसाइटी भी बहुत दैट्स रेस्पॉन्सिबल ट्रू, है। यस। हम पेरेंट्स को क्या करें, कुछ इस तरह से हम लोग हमेशा प्रेशर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है बेटा तू बिगड़ मत जाना, बेटा तुझे ये करना है। हम खुद रेस के घोड़े की तरह उसको दौड़ाते हैं, दौड़ा रहे हैं। हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आउट ऑफ फियर दैट्स ट्रू। हमें लगा रहता है, हमें लगा रहता है कि नहीं बेटा अगर ऐसे नहीं ऐसे हुआ, करियर नहीं बन पाया तो चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग, कि वो चार लोग जो हैं वो जिंदगी में आपका जो जिंदगी को जहन्नुम बना चुके हैं आपकी, वो आपके बच्चों को आपसे दूर ही मतलब कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं उनके लिए। वो चार लोग, उस चक्कर में सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इमोशंस इन बिटवीन ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, कि हम फंस जाते हैं, हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी में हुए थे बच्चे, उनमें एंगर है, 21st में जो है वो थोड़ा इमोशनल है। अगर इमोशनल है तो माँ बाप से ऐसे रिश्ते इतने कड़वे, इतने जहरीले। देखिए टॉक्सिक पेरेंट्स का मैं ये कहूँगी कि फिर से इसका ना देखिए, अभी एक आपने फेस ये देखा कि मम्मी पापा आपको विलिंगली भेज रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो सेकंड फेस ये होता है कि कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमेशा बच्चे ने जो भी किया उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दैट्स ट्रू। अरे यार तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसको देखो। हाँ, अरे यार तुम कुछ, आप हीरा खो रहे हैं अपना। आप उसको मतलब आपको लग रहा है कि मैं इसको तराश दूं और कुछ काबिल बना दूं, आप काबिल नहीं बना रहे हैं। आप खुद से उसको कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पेरेंट वाली इमेज में ला रहे हैं। और जब वो बड़ा होगा तो वो भी आपको फोन पे, वही जो मैंने अभी बताया ऐसे था, करेगा। सेम सेम उसका जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो आपके इसी तरह से दिखेगा। जो मैंने अभी रिसेंटली आपको क्या चाहिए, ठीक है आपको, आप ही तो कहती थी भाई अच्छा दूर करो। जा दूर जा, चला गया दूर। अब क्या दिक्कत है, अब ये दिक्कत है कि तुम पास नहीं आते। तो टॉक्सिक बिहेवियर्स जो होते हैं वो दोनों पैरेलली सेम चैनल पे चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पेरेंट, इन सब में जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन आता है ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि हमें मेडिसिन भी तो ढूंढ के रखनी है। दैट्स ट्रू। मेडिसिन ये होती है कि देखिए एक मैं छोटा सा आपको स्टोरी रिलेट करती हूँ। एक डिसाइपल होता है, वो अपने गुरु के पास जाता है कि आप मुझे कुछ सिखा दीजिए। तो गुरु बोलते हैं ठीक है। तो फर्स्ट वो उसको बोलते हैं इनको एक सॉसर लाइए और एक कप में, अब वो पोर करे जा रहे हैं गुरु। तो वो शिष्य बोला, डिसाइपल बोला क्या क्या हो गया, मेरा हो गया। तो दैट इज योर फर्स्ट लेसन, फर्स्ट एम्प्टी योर कप। पहले मुझे सब आता है,
मैं तो सब जानता हूँ, ये नहीं, मुझे कुछ और आप बताइए। हीलिंग ऐसे नहीं होती है। फर्स्ट जो यहाँ भरे हुए हैं आप खाली कीजिए उसे। जब आप उसको खाली करेंगे तब आपको एम्प्टीनेस के बाद समझ में आएगा कि जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। देखा होगा आपने कई चीजों को कि हमें जो चीज इजीली मिल जाती है हम उसको वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब वो चीज हमसे ले ली जाती है, मानिए सपोज आप इस चेयर पे बैठे हैं, आप इसे डेली देखते होंगे, क्या ये आना है और बैठना है, क्या है आना है। एक दिन अगर ये चेयर अब हट जाए, अब आप यहाँ खड़े हैं, आप कहोगे यार कुछ भी था, आता था तो बैठ जाता था, तो आप मिस करेंगे उस चेयर को। उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में होता है। रिलेशनशिप में ये होता है कि हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। मम्मी है, पापा है, या मेरी वाइफ है, या मेरा हस्बैंड है, हम वैल्यू जब नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे दूर जाने लगते हैं। और दूरियों के कारण ही ये जो सारे टॉक्सिक देख रहे हैं ना आप, जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं सोसाइटी में, वो सारे हम ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स कहीं से आती नहीं है, प्रॉब्लम्स बिल्ड हम ही करते हैं, हम खुद ही क्रिएट करते हैं। हम खुद ही क्रिएट करते हैं। मोनिका मैम, एक पर्सनल सा सवाल है। हाँ, एक बेटे को अपने बाप को अगर आई लव यू कहना होगा, ये कहना होगा कि पापा आप सब कुछ है मेरी जिंदगी में, हम लोग नहीं कह पाते। बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि 36 का आंकड़ा भी कई बार हो जाता है, एक गैप रहता है। जितना मैं आपसे दूर बैठा हूँ शायद इससे भी डबल ट्रिपल दूर में पापा के सामने ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा से मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पापा से प्यार नहीं होता। जो भी लोग, जो भी लड़के स्पेसिफिकली अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपने पापा को कहना है कुछ तो क्या कहना चाहिए और किस तरीके से कहें कि पापा को समझ आ जाए? पापा को अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि उनका जो लाइफ जर्नी रहा मे बी पेनफुल ना रहा हो। जैसे आपको एक बहुत ही मैं सिंपल वे में समझा रही हूँ, जैसे ये पानी का बॉटल है, लाइक सपोज ये बॉटल है, अब मैं आपको इसको बोलूँ आप इस तरह से इसको होल्ड कीजिए, ठीक है, आप होल्ड किए, क्या ये छोटा सा बॉटल है, 1 घंटा होल्ड कीजिए, ठीक है, आधा घंटा होल्ड कीजिए, आप पूरा 1 दिन इसे होल्ड कीजिए, क्या होगा? आपका हाथ जो है वो थकना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो जब हम उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो हमारे पापा कब से होल्ड किए हुए हैं, तो उनका एंगर होगा, उनके अंदर उसका कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन होगा। तो वो बर्डन अगर हमें लाइट करना है तो हमें उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशंस के साथ सॉफ्टली, ठीक है पापा आप अगर इस चीज को ऐसे नहीं थोड़ा सा अगर ऐसे कर लेते तो मे बी इट कुड बी बेटर। एग्जैक्टली। पापा को तब समझ में, पापा का ईगो तो आप लोगों को पता ही होगा सबको, तो पापा वाला जो ईगो फैक्टर है अगर उसे आपको कम करना है तो फर्स्ट रियलाइज दैट बर्डन जो उन्होंने सालों से ले रखा था, सबसे पहले उनको वो आपको वो रियलाइज करना है। एंड देन स्लोली आपको समझना है, अच्छा पापा आपने वहां कुछ इन्वेस्ट तो किया था, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे करके थोड़ा सा अगर और कर दे तो मे बी पापा ठीक हो जाएगा। तो वो पापा को समझ में जल्दी आएगा। देन आप अगर बोलेंगे कि क्या ये बिगाड़ के सब रख दिया है, अब मुझे बनाना पड़ रहा है, क्या ये है आपका? पापा कहे कि निकल बाहर, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, तुम कौन, जाओ बाहर हटो, ठीक है, मैं अपने में खुश हूँ। दैट इज द ट्रूथ। उस चीज को बस हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मोनिका मैम लोग गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग चुप रहने लगे हैं। पहले कहते थे कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी चाहिए, है ना, रिश्ते बने रहते हैं। बहुत सारे शायरों ने भी बहुत सारी शायरी लिखी कि जब तक बीवी और हस्बैंड का झगड़ा नहीं हो रहा है तो तब तक रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये जो चुप्पी अब आ गई है, यानी कि साइलेंस जो आ गई है, ये कहीं ना कहीं इतना तो नहीं हो गया है कि रिश्ते बिल्कुल खत्म ही कर देगी? साइलेंस जो है वो एक तरह का हमारा सप्रेस क्राइम भी कह सकते हैं हम उसको। सप्रेस्ड क्राइम। देखिए साइलेंस का क्या रहता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के अंदर कुछ तो ऐसा अधूरा छोड़ा है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मानिए लाइक जब हम, मैं बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। अगर दूध ने ये कह दिया कि मैं दूध हूँ और शक्कर ने ये कह दिया मैं शक्कर हूँ, तो दैट ब्यूटीफुल खीर दैट यू एंजॉयड वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो खीर आप तब एंजॉय कर पाएंगे जब दोनों ने, दूध ने या शक्कर ने, अपना अपना खुद का
अस्तित्व खोकर एक तीसरे अस्तित्व को जन्म दिया है कि हमारी ब्लेंडिंग, हमारे इमोशंस हो, हमारी लाइफ की जो भी जर्नी हो, अच्छा बुरा, उसके साथ अगर हम ब्लेंड होते होते एक दूसरे के अस्तित्व में खुल जाएं, खो जाएं, कि कहते हैं ना कि मेरा अंधेरा मिटाने के लिए तुम मेरी रोशनी बन जाओ और तुम्हारा शोर कम करने के लिए मैं तुम्हारा सुकून बन जाऊं। तो वहां कहीं अगर आप इस तरह से खो जाएंगे, एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके जो है वो आप एक हीलिंग वाले वे में मैं बता रही हूँ, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वहां से आप शुरू कर पाएंगे। रेस्ट तो फिर वही ईगो क्लैशेस रहेंगे कि भैया मैं आपको नहीं समझ रही, आप मुझे मत समझिए, कोई बात नहीं है, मेरा मोबाइल, मेरा फोन, मेरी जिंदगी, फिर वो एक मैं वाला फैक्टर है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हस्बैंड वाइफ में या फॉर दैट मैटर अगर किसी फैमिली मेंबर में लड़ाई होती है, तो आप क्या मानती हैं कि उसको लड़ाई करके खत्म कर देना चाहिए या फिर शांत रहना चाहिए या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है, कुछ और मैटर भी कर सकता है? देखिए, फैमिली ऐसे नहीं टूटती है। फैमिली में अगर आपके झगड़े हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पार्टनर को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले फैमिली का ये होता है कि उसको समझना चाहिए आपके पार्टनर, क्योंकि वो नया पर्सन आया है, मे बी कुछ हैबिट्स उसके नहीं भी अच्छे हो, बट एक पार्टनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, पार्टनर क्या होता है हमारा, वो हमारा मिरर होता है। हमें ये लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ ठीक कर लूंगी, नहीं, वो मिरर आपका होता है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही नहीं होता कि आप तैयार हो गए बहुत अच्छे, वो आपके डार्क साइड्स के लिए भी होता है। तो वो आपके डार्क साइड्स जब आपको बताएगा, देखिए इसमें बहुत ओपनली मतलब होना चाहिए पार्टनर्स को कि आप में जो गलती है, जो भी आपका मतलब आपसे जो भी होता है ना कि मुझे ये समझ में नहीं आया तुम्हारा, थोड़ा सा उस तरह से कर दो। अगर आपको वो चीज उस समय समझ में आ गया और आपने मान भी लिया, तो सबसे पहले फैमिली को आप ये बताइए दैट ये पर्सन मेरे लिए वैल्यूएबल है। मे भी कुछ गलतियां हो रही हैं उससे, तो फर्स्ट आपको अपने पर्सन की वैल्यू उन फैमिली मेंबर्स के सामने भी रखनी है। मे बी उससे कुछ गलती हुई, आपने देखा, बोला उसने ठीक है मैं देख लूंगी, लेकिन कई फैमिलीज में क्या होता है ना, उन छोटी छोटी गलतियों का पहाड़ बना के जब हम सामने ले आते हैं, तो फिर तो वो रिश्ता नहीं रुक पाता, नहीं रुक पाता। हाँ, ठीक है। मोनिका मैम, हमारा एक पड़ोसी देश है भूटान, वहां पे एक इंडेक्स निकाला जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि वो जीडीपी काउंट नहीं करते, देखते हैं कि हमारे देश में खुशहाली कितनी है, लोग खुश कितने हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं उस इंडेक्स में, तो 180 कंट्री में से करीबन 120 130 ऐसी रैंक आती है। अगर हम लोग अपने एंजॉयमेंट के साथ चल रहे हैं, देश डेवलपिंग हो रहा है, देश में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है, राइट, वही हैप्पीनेस का मेरा जो प्रीवियस पॉडकास्ट था, बहुत ही अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया था और आई होप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हैप्पीनेस जो है ना, वो आपका मेन फैक्टर है, जो आप मतलब इनर मोस्ट कह लीजिए आपकी क्वालिटी है, तो वो आपको खुद से, देखिए हैप्पीनेस का कोई जरिया नहीं होता। मानिए सुकून, मुझे एक बुक पढ़ के खुशी मिलती है, किसी को बहुत ज्यादा आउटिंग करके खुशी मिलती है ना, किसी को टीवी देख के, नॉर्मल कुछ वेब सीरीज देख के खुशी मिलती है। तो हैप्पीनेस का फैक्टर क्या है आपकी लाइफ में, वो ये है कि अगर मेरे कारण, मेरे होने से अगर किसी का थोड़ा सा भी मन शांत है, कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू आपका सेल्फ स्पेस जो होता है हमारा, ठीक है, उसके लिए एकदम कामनेस वाला अगर क्रिएट करके आप किसी के लिए भी रखते हैं, दैट इज योर मतलब उस पर्सन की हैप्पीनेस। तो बी दैट पर्सन इन एनी पर्सन्स लाइफ, कि आपके होने से उसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस की वैल्यू है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ है, कि आपके होने से आपका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहा है नहीं बस आप तुम हो ना, आपके एग्जिस्टेंस से ही अगर उस बंदे को खुशी मिल रही है, इट मीन्स अ लॉट। बहुत कुछ होना, बड़ी बड़ी चीजें करना जिंदगी नहीं है कि मैंने बहुत कुछ ख्वाब सजा रखे हैं। हैप्पीनेस शायद हम लोग साथ में बैठ के कॉफी पी लें, हस्बैंड वाइफ कुछ गॉसिप्स कर लें, उसमें भी मिल जाती है, इट डिपेंड्स ऑन।
मोनिका मैम, पहले जब हम शादियों में जाते थे तो हम देखते थे कि रिलेटिव्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। लेकिन आजकल की मैं शादियां जहां देख रहा हूँ, उसमें ये रहता है कि रिलेटिव्स आधे एक घंटे के लिए आए, बाकी पूरे टाइम कौन रहे? दोस्त। दोस्त। तो ये जो दोस्तों ने रिप्लेस कर दिया है सभी रिलेटिव्स को और मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर को, ये एक अच्छा चेंज है या फिर खराब चेंज है? देखिए मैंने जहाँ तक रिलेटिव्स की बात की जाए, वो आपको सेफ स्पेस नहीं देते हैं। हम्म। वो रिलेटिव्स होते हैं आपके, बस ठीक है वो आपकी लाइफ में हैं, हम्म। ये है वो है ठीक है, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो आपके उस फेस में भी होते हैं, हम्म। वो उस डार्क साइड में भी होते हैं कि जब आपको लगे ना सब कुछ खत्म हो गया है, हम्म। तब वो बोले नहीं यार अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, दैट्स ट्रू। बहुत कुछ बना लेंगे, हम्म। तू बैठ। वो बातें आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठ के नहीं कर नहीं कर पाएंगे सकते। क्योंकि दे विल जज यू। हम्म। अरे फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं चल रही इन लोगों की, इनकी फैमिली में तो ये चल रहा है, दे विल जज यू डेफिनेटली। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो वहां पे उस बंदे को ये लगेगी नहीं यार मैं तो, ऐसा लग रहा है कि ये तो सारी मेरा मजाक बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बंदा है ना, वो इतना ओपन होके नहीं उनसे कर पाएगा कर क्योंकि पाएगा। उसको फियर है। उसको ये फियर है कि ये बातें अगर मैंने इनके साथ की तो इनके बच्चे मुझे किस नजर से देखेंगे, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ या। That's true. देखिए लाइफ में आप देख रहे हैं कोविड के बाद बहुत कुछ चला, बहुत कुछ बदला। बहुत लोगों ने जॉब छोड़ दी। रिलेटिव्स में आपको बता रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छी लाइन्स थी मुझे जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी कि जब तक मेरे पास बाला बैठा हुआ, मतलब मेरे पास कोई भी आके बैठा हुआ है, उसको ये फील नहीं हो कि मेरे पास क्या नहीं है, तो मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। इवन मेरे स्टाफ मेंबर, मेरा कोई भी बंदा है, अगर उसे सेफ स्पेस लग रहा है कि मैम के पास बैठ के ये नहीं फील हो रहा कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं छोटा बंदा हूँ या छोटी बंदी हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि वो आप जब तक फील नहीं कर रहे उन लोगों के पास बैठ के जो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के कर रहे हैं। आप हीलर हैं, लोगों की जर्नी को, लोगों के सफर को, लोगों की जिंदगी को हील करते हो। एक हीलर की कितनी जरूरत है इस देश में, और इतने कम हीलर इस देश में क्यों हैं कि इंसान इतना डिप्रेशन में है? देखिए हीलिंग इज वेरी मेसी, हीलिंग मेसी भी होती है, वो पहले आपको तोड़ेगी। जब भी मैं कभी हीलिंग करती हूँ तो इंसान वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाह रहा है। That's so true. Exactly. Yes. मैं वो चीज उसके अंदर पहले ही पढ़ लेती हूँ। अरे मेरी वाइफ तो ये, मेरा तो ये, अगर कोई हस्बैंड आया है, अगर कोई वाइफ आई है, अरे यार वो तो ये करता है, मुझे वो नहीं सुनना है। मैं पहले आपको आपके डार्क साइड से मतलब क्लियरली मिलवाऊंगी, मैं आपको आपका सच सामने निकलवाऊंगी आपसे। दैट इज हीलिंग। हीलिंग के नाम पर इट्स नॉट अ शॉपिंग ऐप। आजकल हीलिंग के नाम पर शॉपिंग हो रही है भैया। मैं जैसे आप देखते हो ना, मैं डॉक्टर को दिखाया या मैंने दवाइयां ले ली, अब मैं जानू या डॉक्टर जाने, नो। आप मेरे पास हीलिंग के लिए आए हैं, आपने मेरे से जो अपॉइंटमेंट लिया है, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है ओके। कि आप हील हो जाएंगे। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप मेरी बातों को कितना कंसीडर कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। हीलिंग में आप टूटेंगे, आपके 6000 टुकड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि हीलिंग तभी हो पाती है क्योंकि आई एम ऑल्सो अ वुंडेड हीलर। यस, मैंने ऐसे ही नहीं निकाले हैं अपने दिन, बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारे फेसेस ऐसे होते हैं कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें तोड़ के, मरोड़ के, जोड़ के अपनी लाइफ को अगर मुझे ठीक करना है तो वो चीज एक्चुअल रियल हीलिंग होती है। मोनिका मैम, लोग ऐसा कहते हैं हीलर्स को कि ये लोग खुद तो डिप्रेशन में हैं, ये लोग खुद तो मेडिसिन पे चल रहे हैं, इन लोगों का खुद ट्रीटमेंट चलता रहता है और सिर्फ एक्टिंग के लिए दूसरों को हील करना जानते हैं। मैं वही कहना चाह रही थी आपसे कि इट्स नॉट अ शॉपिंग ऐप। एग्जैक्टली। हीलर्स के पास आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा मैं एक लेबल्ड पर्सन के पास आ गया हूँ, इसका काम है मुझे ठीक करना, पूरी तरह से मैं तो इस पे डिपेंड हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है।
आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो, अब जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने उससे मेडिसिन लिया, नहीं मुझे कफ कोल्ड हुआ है मुझे मेडिसिन दे दी, ठीक है, उसने आपको कफ सिरप दिया और थोड़ी सी मेडिसिन दी, आप घर आके कोल्ड ड्रिंक पी रहे, ठंडा पानी पी रहे, फ्रिज का आप वो हर काम कर रहे हैं जो एंटी है, ठीक है। अब जब आप सारा अपोजिट वर्क कर रहे हैं तो वो मेडिसिन वर्क करेगी क्या जो डॉक्टर ने दी है? आप हीलिंग की बात कर रहे हैं और आप पूरी तरह से आप खुद को नहीं पहचान रहे हैं। देखिए, मिरर की तरह चीजें सामने मैं रख देती हूँ। आप मेरे सामने बैठे हैं क्योंकि मैं एक फेस रीडर भी हूँ। आप मेरे सामने बैठे हैं तो पहले ये सोच के बैठे कि आधे से ज्यादा तो मैंने आपको देख के ही समझ लिया है, ठीक है, कि आप क्या प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। क्योंकि मेरे पास एक अभी केस आया था, उन्होंने बोला कि वो मेरी वाइफ जो है वो हम लोग अलग रह रहे हैं, तो वो ये है वो है फलाना ढिमकाना जो भी उन्होंने बोला। लास्टली उन्होंने ये बोला, क्या ये मेरे साथ रहना चाहती है? वो क्वेश्चन जो था वो मुझे इतना हिट किया कि वो चाहती है या नहीं चाहती है, पहले वर्क आप अपने आप पे करिए, आप क्या चाहते हैं। That's so true, yes. बच्चे आपके भी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी, एक औरत की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चा पैदा करके उसको ग्रो अप करके वो जॉब पे भी जाएगी, वो बैग भी उठाएगी, वो डॉक्टर के भी भागेगी, वो बच्चे को बड़ा भी करेगी। ऐसा नहीं होता। आप किस फेज में 70, 60, 90 किस उसकी बात कर रहे हैं? आप इस जनरेशन के बंदे हैं तो यहाँ की बात कीजिए ना। अब सपोज जैसे आपको मम्मी के हाथ की पहले वो सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद थी, आप बहुत मजे ले लेके खाते थे। अब आप इस मतलब मैं तो इसी जमाने का बात करूंगी, हम लोग ऑब्वियसली ही उससे हैं। तो अब आप बोलो अपनी वाइफ से, जैसे अभी आपकी शादी हो तो आप बोलो, यार एक बात है, वो तुम सिलबट्टे की चटनी बनाओ, वो मेरी क्या पागल हो गया है? वो यही बोलेगी, बोले क्या हुआ तुम्हें, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कौन सा सिलबट्टा, क्या चटनी? एंड आफ्टर दैट मिसेस मूवी तो यस वी कैन अंडरस्टैंड। तो वो चीज होगी, तो वही है हीलिंग, ये नहीं है एग्जैक्टली कि आप कुछ चीज को कुछ रिलेट कर रहे हो, कुछ चीज को कुछ रिलेट कर रहे हैं। पहले आप खुद को हील करिए। प्रॉब्लम्स आपने खुद से जो क्रिएट की है, जो बना रखी हैं, पहले उनसे बाहर आइए। ठीक है, बट आप मानती तो हैं कि लोग हीलर्स को कहीं ना कहीं चेकआउट करते हैं, है ना, कि टेस्ट करके देखते हैं? देखिए, वो सब में होता है, वो न्यूमरोलॉजी में भी होता है, वो पामिस्ट्री में भी होता है, वो एज अ लाइफ कोच अगर मैं कुछ कर रही हूँ उसमें भी होता है। बट झूठ क्यों बोलना? वो उनको लगता है, क्योंकि सारे बनाए हुए जो भ्रम होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, हमारे माइंडसेट के होते हैं। ठीक है मोनिका मैम, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। हमारी ऑडियंस ने हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे कि अगर मोनिका मैम आएंगी तो उनसे प्लीज बात करके एक बार देखिएगा कि हमें इस चीज का क्या सोल्यूशन मिल सकता है। एक पवन ने क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इनकी वाइफ इनसे ज्यादा कमाती है, इन्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन इनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि इनको इनसिक्योर फील हो जाता है। जबकि लव मैरिज है, लेकिन उसके बाद भी कंडीशन खराब है और कहीं ना कहीं समाज ने वो ऐसा माहौल बना दिया है कि लड़का इनसिक्योर हो गया है। क्या सोल्यूशन है? इसका मेन सोल्यूशन है कंडीशनिंग। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वो आएगी और कमाती है तो क्या है, वो घर के काम भी करेगी, वो बच्चा भी संभालेगी, वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो क्या है, क्योंकि वो आपकी कंडीशनिंग है। आपको इस तरह से कहता ना कि फेमिनिन और मैस्कुलिन का सबसे बड़ा फैक्टर जो नेगेटिव अपोजिशन का ये निकल के आता है कि तुम औरत हो, मैं मर्द हूँ। मैस्कुलिन का एक बहुत बड़ा ये रहता है कि वो औरत चाहे कुछ भी कमा रही है, कितना भी कमा रही है, लेकिन आपका ईगो क्यों हर्ट होता है? आप सारी चीजें अपने ईगो पे क्यों ले जाते हैं? वो कर रही है ना, ठीक है, वो अगर आपसे अच्छा कर रही है तो आपको उसको ऑनर करना आना चाहिए, ना कि समाज की 4 बातें सुन के हाँ एक बात है, मैं आज से ये तुम्हारे काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला है, मैं तुमसे दब रहा हूँ। और यार ये क्या कि तुम बोल के चली जाती हो कि गैस पे दाल चढ़ा देना, और मैं क्या इसलिए बना, मैं भी तो कमा रहा हूँ, तुम मुझसे ज्यादा कमा रही। क्यों कहा? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बाहर ऐसा बोल रहे हैं, मेरा फैमिली बोल रही है। आपने ये कंसीडर नहीं किया, अ मैन इज अ मैन एंड अ वुमन इज अ वुमन। हम अब पैरेलली सेम लेवल पे है। यहाँ ये नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा हूँ या मैं। जब हम शादी करते हैं, मानिए मैंने अभी ब्लेंडिंग की बात की, तो वो दूध अगर दूध मान रहा है, चीनी अगर चीनी मान रही है, तो जब तक आप
खुद का एग्जिस्टेंस नहीं पहचानेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा अगर हस्बैंड आया तो मुझे कॉफी बना के दे देनी चाहिए। मुझे उस समय ये नहीं देखनी चाहिए कि नहीं मैं भी तो काम करके आई हूँ, मैं भी तो बाहर। हम मतलब इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इसमें ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ, आपको लगा टाइम आपने उसको दे दिया। ठीक है। प्रिविलेज बहुत एक परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे। जब तक आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को उसकी वाइफ दे रही है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई बाहर का बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप ऑनर तो कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन साक्षी का भी आया है। वो कहती हैं कि हमारी रिसेंटली शादी हुई है, हमारी लव मैरिज हुई थी, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरी शादी होने से पहले मुझे लक्ष्मी का रूप बताया जाता था। लेकिन शादी होने के बाद घर में कुछ लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके बाद मेरे सास ससुर मुझे गलत तरीके से बोलते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए सास ससुर गलत तरह से बोलते हैं या आप उनकी बातों को गलत वे में ले रहे हैं, इट डिपेंड्स। ओके। हाँ, फीलिंग्स आर फीलिंग्स टू बी फेल्ट ओनली। फीलिंग्स हैं, मे बी आपको बुरा लगा, लेकिन उस बात को मैं अगर यहाँ रख लूंगी तो मैं बाहर कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, बाहर की दुनिया से। देखिए मैं बता रही हूँ कि एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी दिया था। कुछ लोगों को गुलाब के चारों तरफ कांटे नजर आते हैं, और कुछ लोगों को कांटों में घिरा हुआ वो गुलाब नजर आता है। डिपेंड्स ऑन उन्होंने माना। हाँ, उन्होंने माना आपको लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी नहीं हो गए। क्योंकि हर बहू, पता नहीं क्यों ये छोटा सा चला आ रहा है हमारा सिनेरियो सोसाइटी का, जो एक ठीक मुझे नहीं लगता। जब भी कोई नई बहू आती है तो वो एकदम हीरे की तरह हीरा होती है। मेरी बहू तो वो इतनी जल्दी फिर कीड़ा कैसे हो जाता है दिमाग में आपके कि ये तो जब से आई है, जब से मेरा घर बस गया है, बढ़िया हो गया है। नहीं, मेरा घर ये तो बस गया है, वो तो हस्बैंड के लिए हो गया। बाकी जो जिस तरह से आप बता रहे ना पहले लक्ष्मी तो थी, हाँ, बाकी हाँ उसने घर को आके डिस्टर्ब कर दिया है। डिस्टर्ब उसने नहीं किया है। कोई भी बंदा आता है उसको आपको ऑनर देना होगा। आपको उसके लिए सेफ प्लेस देना होगा, सेफ स्पेस देना होगा। बेटा ये आपकी जगह है, आपने मेरी जगह ली है, या अब मैं हाथ पैरों से थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो इट इज माई ड्यूटी कि अब मैं ये सेफ स्पेस आपको दे रहा हूं। जब तक आप चीजें देना नहीं सीखेंगे, जब तक आप उसको मेरा है मेरा है मेरा है करके रखेंगे, जब तक आप कंट्रोल नहीं देंगे, कोई भी फैमिली कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। रिलेशनशिप्स कभी भी सही नहीं होंगे। ठीक है मोनिका मैम, आपको नहीं लगता इस देश में इतनी पैट्रियार्की होने की वजह से आज इस देश में ऐसी कंडीशन हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि एक जो मर्द है वो खुद अपने इमोशंस शो करने के लिए सिर्फ नशे का सहारा लेता है। ना वो किसी को बता सकता, ना वो किसी के सामने रो सकता। उसको ऐसा एक रूप दे दिया गया है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना है। एक आदमी अपने इमोशंस दिखाए तो कहाँ दिखाए? देखिए ये जो एक वर्ड है वल्नरेबिलिटी, तो मेंस का क्या होता है ना, ईगो बहुत होता है एक तो वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने आंसू रोके कहीं छुपा दिए, एक तो सोसाइटी में क्या है, क्या लड़कियों की तरह रोता है? एग्जैक्टली क्यों नहीं रो सकता? रोने दीजिए, कम से कम उसको अपने फीलिंग्स है, उसके मन में जो भी चलना उसको एक्सप्रेस करने दीजिए। कब तक रोएगा? रोने का भी एक ही होता है, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो जैसे मैं एज अ हीलर हूँ। अब मुझे देखिए सबकी लाइफ में होता है, कभी कभी मन हमारा भी हो रहा है कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने आप में खुद को परमिशन नहीं दी। नहीं मोना, नहीं मोनिका, तुम रो नहीं सकती, तुम्हें रोने का हक नहीं है। तो मैं जब ये बोल रही होती हूँ, बट मतलब ये भी बहुत डेंजरस है, आपको पास ऑन करना चाहिए। मतलब आपको अगर लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ इमोशंस चल रहे हैं तो आपको निकालना चाहिए उसको। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, तू 5 मिनट रोएगी, रो ले जितना रोएगी, एंड देन डन, फिर से उसी फॉर्म में। वाओ, वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है। आप रो लीजिए बैठ के, आपको 5 मिनट रोना है, आपको 10 मिनट टाइमर लगाइए मोबाइल में, आप कस के अपने इमोशंस रो लीजिए, बंद कमरा कर। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, क्या है वो मैन है या वीमेन है, आप अपना पूरा क्लियर करके
ठीक है, डन, नाउ आई एम बैक। नाउ आई एम बैक। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा वो थोड़ा सा सोशली इनसिक्योर भी फील करते हैं, जो मैंस होते हैं, विमेन होती है वो चलो कहीं ना कुछ हो इमोशंस गया, दिखा दिया। हाँ हाँ, लेकिन जो आदमी होता है ना वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सोसाइटी एज वेल, कि यार ये बोलेगा ये तो वीक हो रहा है। तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फियर को लेके बहुत होती है कि वो डरा होता है कि नहीं यार लोग क्या ही सोचेंगे, वो चीज है। मोनिका मैम, किसी इंसान की लाइफ में बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा है, बैगेज बहुत बड़ा है, और किसी का फॉर एग्जांपल किसी लेडी का मिसकैरेज हुआ है, किसी बाप ने अपने बेटे को खो दिया है, फिर फॉर दैट मैटर कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, उस इंसान को किस तरीके से हील किया जा सकता है? हाँ, देखिए पास्ट का जो हम बैगेज लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं सबसे प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है कि वो बैगेज हम पास ऑन करते रहते हैं। ठीक है। मेरी लाइफ में सपोज मेरी शादी हुई, ठीक है। अब मैं वो बैगेज लेके आई हूँ, अब मुझे कोई काम करने को बोल रहा है, कुछ भी बोल रही है, मेरी मदर इन लॉ कुछ बोल रही है, तो मैं ऑलरेडी भरी हुई हूँ। ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि वो बैगेज जो है वो उसमें मल्टीप्लाई हुआ। फिर हस्बैंड आता है, अरे यार तुम कुछ कर ही नहीं पाती हो। That's true, yes. बैगेज क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बैगेज आप खुद से ही हटा सकते हैं। उसमें ना आपका हस्बैंड हेल्प करेगा, इवन आपके बच्चे, इवन कोई सोसाइटी से कोई नहीं करेगा। मोनिका मैम, हमने जिंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी जी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सब, लेकिन कभी भी किसी भी करिकुलम में, स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कभी जिंदगी के बारे में नहीं बताया गया। क्यों? ये एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल आपने लाइंस कहा कि हमें मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कोई हमें जिंदगी के बारे में नहीं बताता। कि मोस्टली आपने फैमिलीज में देखा होगा, जैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को मैरिज के लिए प्रिपेयर करते हैं। लड़कियों को मोस्टली कि अब तुम ये कर लो और वो कर लो, उसके बाद करना तो तुमको शादी है। ठीक है। और कई घरों में लड़कों को भी, यार तुम जल्दी जल्दी ये MBA बीटेक और जो भी तुम्हें करना है निपटाओ, एंड देन ये तुम्हारी एज ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें फिर शादी करके अपना घर बसाना है। अगर हम कहीं ना कहीं उन्हें मैरिज तो ठीक है, लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, कि उन्हें अपना लाइफ के बारे में जो भी हम कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, उनके रिलेशनशिप्स हुए, उनके अंदर का जो भी कहते हैं ना लोनलीनेस हुआ, वो सब हमें जो इस सब्जेक्ट जिंदगी सिखाती है उसमें सब कुछ कवर अप उनको करना आना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे ज्यादातर लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, और दोनों कमा रहे हैं, हस्बैंड अलग कर रहा है, वाइफ अलग कर रही है, फिर क्यों लोनलीनेस इतनी है? हम लोनलीनेस पे बात आजकल आप देख रहे हैं क्यों इतना करने लगे, क्योंकि सबने अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी इतनी मतलब बाउंड्रीज, जैसे हम आजकल बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव क्या होता है कि सेल्फ लव बहुत डिवाइन होता है, काइंड होता है, वो हमें काइंडनेस बताएगा, वो हमें लोगों से अटैच करेगा, डिटैच नहीं करेगा। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट अगर बात में सेल्फ एब्जॉर्प्शन की करूं, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, राइट, ओके, तो वो हमें लोगों से डिटैच करता है। ओके। और एक कहीं ना कहीं हम वो उस स्टेट में आ जाते हैं कि जैसे नार्सिसिस्ट वर्ड That's true. Yes, exactly. I had a proper podcast on this. ओके ओके, सो हम उस स्टेट में आके सब कुछ मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, yes. सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ टाइम पहले लोगों ने मुझे देखा, तो देखिए सबका देखने का नजरिया वही गुलाब वाली, ये भी मैंने आपको That's बताया true. Yes, yes, डेफिनेशन। yes, yes, perfect. तो किसी ने मुझे पास ऑन किया कि यार तुम अपने में रहने लगी हो, तुम बिजी रहने लगी हो, तुम अपने काम से बहुत प्यार करती हो, तुम नार्सिसिस्ट हो गई हो। मैंने कोई आंसर नहीं दिया। खुद में खो जाना, खुद से प्यार करना, दूसरों के लिए टाइम निकालना, बहुत ज्यादा सोचना, ये नार्सिसिज्म नहीं है। जब कोई सेल्फ एब्जॉर्प्शन का कीड़ा लेके आता है कि तुम मेरे हो, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर ही रहना, बाहर गए तो मेरी बात नहीं करना मुझसे,
देखा है आपने कई कपल्स में, एग्जैक्टली कितने बजे आओगे, कितने बजे हर चीज का जाओगे, अपडेट क्या चाहिए पहनोगे, क्या खाओगे, हर चीज का मुझे आप अपडेट देंगे। जी। दैट इज कॉल्ड सुपरली, आप बोल सकते हैं उस बंदे को सेल्फ एब्जॉर्प्शन है। वो नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद की केयर ना करके, या मतलब खुद के इमोशंस की एक्सेसिव केयर करके सामने वाले को नेग्लेक्ट कर रहा है। आपको इमोशंस भी समझने चाहिए सामने वाले के लिए। प्रायोरिटीज ठीक है, वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक हक जमाना होता है ना। हम हस्बैंड वाइफ में, मतलब एक रियलिटी में बता रही हूँ, शुरू से एक बड़ा सेटल सा रहा है। फोन पे ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज हैं, आप करिए, आपके काम है, आप करिए। उन्होंने कहा, मोनिका, जो आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मेरे फैमिली में ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं ठीक है, वो मैं कर रही हूँ, मैं देख लूंगी। बच्चा जैसे सपोज बीमार है, वो जॉब पे है, तो ठीक है, मैं ले जाऊंगी, मैं डॉक्टर। अब तुम्हारा भी तो बच्चा है, That's true, yes, बिल्कुल तुमको है। जॉब छोड़ के आना है, तुमको सब कुछ मैनेज करके कैसे भी अपियर होना है मेरे साथ, क्योंकि बच्चा तुम्हारा भी है। ये एक हक जमाने वाली बात हो जाती है। आपने समझा, मतलब अपने पार्टनर को समझा कि मे बी उसके पास टाइम नहीं है, आप अगर निकाल पा रहे हो, बच्चे को ले गए, तो ठीक ही है, ऐसे ही चलती है लाइफ यार। मानो कि सब कुछ मेरे ख्वाबों के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से, तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। That's true. ठीक है, रियलिटी में आइए। मोनिका मैम, बहुत सारी मूवीज ने भी बहुत वर्क किया हाल फिलहाल में। डियर जिंदगी एक मूवी आई थी, एक इंग्लिश मूवी आई थी, मेट्रो इन दिनों मूवी आई है। बॉलीवुड आजकल मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सीरियस हुआ है। आप क्या मानती हैं कि जब मूवीज आती हैं, कहते हैं समाज का आईना होती हैं फिल्में, जब इस तरीके की चीजें होती हैं समाज में, मूवीज आती हैं, तो लोग ज्यादा अवेयर हो जाते हैं चीजों के बारे में? फॉर एग्जाम्पल मैं हीलिंग की भी बात करूं तो देखिए, मैंने क्या कहा, ये प्रोस एंड कॉन्स वाला सारा जो मैटर है, ठीक है, मैंने आपने उसे क्या चुना, दैट्स ट्रू, मैंने एक्सट्रैक्ट क्या किया उस चीज से। उस चीज से। आप आजकल देखते हैं बच्चों में एक बहुत कीड़ा लगा हुआ है कि चैट जीपीटी का। मेरे बेटे ने खुद ने कि कोई भी मैंने क्वेश्चन देखा, टीचर ने बोला तो, क्या मम्मा आप एक्सप्लेन करने को बोल रही हो, बुक खोलूंगा करूंगा, चैट जीपीटी बता तो रहा है। तो जब सब कुछ आपको चैट जीपीटी बता देगा, तो रिमेनिंग आपकी जो मेहनत है, जो, क्योंकि ड्राइवेशन आपका माइंड करता है ना, अब आप किताब ही नहीं खोलेंगे तो वहां से ओपन हो ही नहीं पाया, ना बुक ओपन हो पाई, ना माइंड ओपन हो पाया, आपका तो चैट जीपीटी खुल गया, वो पहले ओपन हो गया, उसने आपको पक 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 पक, पक सारा बता दिया। तो वो कहीं ना कहीं आपको आइडल कर रहा है, ये चीज है। जब आप जिंदगी में परेशान, ऑफ कोर्स एक फेज आता है हर इंसान का, आपकी जिंदगी में भी कुछ फेज होगा जब आप बहुत परेशान थे। डेफिनेटली। क्या करते थे उस टाइम पे? आपका जो पेन है ना, वो पेन जो आपको मिल रहा है, मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर योर हायर सेल्फ। मैं एक हमेशा जब भी पेन वाली कंडीशन में होती हूँ, तो मैं एक सेल्फ रिव्यू करती हूँ। सेल्फ रिव्यू, ओके। इज इट टू यू और इज इट फॉर यू? ये पेन तुम्हारी लाइफ में आया है, ये रिलेशन तुम्हारी लाइफ में आया है, ये तुम्हें क्या सिखाने आया है? हम लोग की शादी हुई थी, तो नॉर्मली अरेंज मैरिज थी, तो एक दूसरे से उतना मिलना भी नहीं हुआ था। तो शादी के बाद भी लगता था यार क्या ये शादी वादी कर ली, और हम दोनों को ही, मैं दोनों को ही बोल रही हूँ, बड़ा वो लगता था क्या पेरेंट्स ने उठवा के बैठा दिया और शादी कर दी, शादी कर दी, शादी कर दी, वो रहता है एक के नहीं। लेकिन जब उस शादी में हमने इतना उतार चढ़ाव, जीना मरना, एक दूसरे के लिए इतने सारे फेसेस देख लिए, तो मुझे लगा कि जो मेरा पेन था वो मेरा प्लेजर में बदल गया। तो मेरा पेन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं, मुझे ये लगने लगा कि नहीं, ये तो ऊपर वाले का इंडिकेशन है, मोना तुम एक पावरफुल सोल हो, तुम एक स्ट्रांग सोल हो, तो ये तुमको टारगेट दिया गया है, इसी में तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि जो हुआ है तुम्हारे साथ वो वैसे ही होना था।
तो जो पेन है वो मुझे मेरी हीलिंग करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी टाइम जब हमारी शादी को हो गया, मुझे लगा नहीं, ये तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो मेरा पेन था वो मुझे प्लेजर लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि हमने जो साथ में होता है ना, पहले शुरुआत में सबके साथ होता है, सारे रिलेशनशिप में होता है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, मैं जल्दी 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 निपटा लेता हूँ। जैसे घूम लिए, फिर लिए, खा लिया, पी लिया, सब। बाद की स्टेट आप देखिए, इतना जबरदस्त बोर हो जाते हैं वो लोग एक दूसरे से, शक्लें भी पसंद नहीं आती। आप चाहे लव मैरिज में उठा लीजिए या अरेंज कर लीजिए, बिल्कुल कोई भी चीज है, एक प्लेटर दिया है भगवान ने, आप उसको खूबसूरती से जैसे लगा के दिया है आपने, दो डिवाइन सोल मिलाया है आपको। और कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि इतनी हीलिंग के बाद कि रिश्ते ऐसे ही नहीं होते हैं। दो डिवाइन सोल को उन्होंने दे सिट टुगेदर कि अब आपको कुछ जर्नी में आगे लेके जाना है, अपनी सोल जर्नी को अगर अच्छा बनाना है तो अपने पेन को आपको प्लेजर में तो बदलना ही होगा। तो उस तरह से ब्यूटीफुली मुझे लगता है अभी हमने 14th ईयर कंप्लीट किया अपनी शादी को। nice, हाँ, तो लगा कि यार ये तो पता ही नहीं चला। वेरी गुड, इतना टाइम पता ही नहीं चला। तो वो चीज है। मोनिका मैम, अगर इस वीडियो को देखने के बाद या इस पॉडकास्ट को देखने के बाद फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान परेशान है, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पेन है, चाहे कुछ भी हुआ है, पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है या फिर डाइवोर्स की कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, तो आप उसको क्या समझा सकते हैं? इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, जहां से भी देख रहा है, उसका पेन जो है वो डेफिनेटली कम होने वाला है, डेफिनेटली कम होने वाला है। क्योंकि हमने लव एट फर्स्ट साइट पे भी बात कर ली, क्या होता है, हमने रिलेशनशिप पे बात कर ली, हमने मैरिजेस को लेके, हमने इवन फैमिलीज को लेके बात की, पेरेंटिंग को लेके बात की, हमने डिंक कपल्स इवन वो भी हमने कवर अप किया। एवरी प्रॉब्लम इज आवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दैट्स सो ट्रू, यस। हम लौट के वहीं आएंगे। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, नजरिया है आपका। चीजें आपको अच्छी, जैसे बहुत ही नॉर्मली वे में ये कहा जाता है कि कई लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ते, तो हम तो इंसान हैं। मैं तो यही मानती हूँ। कुछ किसी ने मुझे बोला तो मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे इसका बुरा नहीं बोलना। मैं ऐसे करती हूँ पास ऑन की भैया मुझे तुम्हारा कुछ नहीं बोलना, मैंने ले लिया, तुमने जो करना था करा, ठीक है, मैंने रख लिया, आपने जो बोला। इवन कुछ लोग तो ये भी, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे ये कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो कई बार मैं सोचती हूँ अब ये कलर्स भी क्या किसी को पूछ के कैरी करने होंगे? आपके जीवन के रंगों का पैलेट जो है वो अपने हाथ में रहने दीजिए। आपको अपनी लाइफ है, आपका कैनवस है, आप खुद से कुछ भी क्रिएट कीजिए। इट इज योर ओन चॉइस। आपको वो ब्रश किसी और के हाथ में नहीं देना है कि आओ वो क्रिएट करके कुछ भी चले जाओ। बी योर ओन लाइट। दैट्स ट्रू। स्वयं दीपो भवा। वाओ। गाने सुनते हैं आप? बहुत। कोई गाना सुनाएंगे? बहुत ही प्यारी लाइंस हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। मोनिका मैम, एक और सवाल मेरा, जिंदगी में कभी कोई मलाल रहा, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता? देखिए ये जो मैं बताऊं मलाल वाला रहता है ना कि काश, व्हाट इफ। हाँ, व्हाट इफ वाला इसलिए नहीं रहा क्योंकि पहले से देखिए सबसे बड़ा तो कंडीशनिंग वाली बात आती है। हम सिस्टर्स थे, ठीक है, तो सिस्टर्स में क्या रहता है कि जो बहनों का जो लूप में आप रहते हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती किस तरह से होता है। तो सारी एक दूसरे का के लिए डिवोटेड है पूरी तरह से, सब एक दूसरे के हेल्प में। उन्होंने इस तरह से हमें सपने जीना सिखाया। उनकी जो मैं शादी के बाद भी जर्नी देखती हूँ ना, वो इतनी इंस्पिरेशनल है मेरे लिए कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं तो इतना डिजर्व भी नहीं करती जितना मुझे मिला है। ओके। या मैं हमेशा अपने भगवान को यही थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू कई बार बोलती हूँ कि जब भी आप
खुद की जर्नी से फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो जी। थोड़ा सा किसी और की जर्नी को देख लीजिए, एग्जैक्टली। एक बार लुकअप करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप खुद से जो है गॉड को थैंक यू बोलेंगे। एग्जैक्टली। मोनिका मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे। आप कैमरे पे देख के एक बार उनको बता दीजिए कि आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या क्या आप चीजें बताती हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी, हीलिंग और क्या क्या चीजें आपकी। हाँ, बेसिकली मेरा जो मेन है वो मैं एज अ लाइफ कोच भी हूँ और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट एंड आपका एक गुड सोर्स ऑफ हीलर। एग्जैक्टली, यस। हाँ, तो अगर आपको लाइफ को लेके कहीं भी कुछ भी लग रहा है, उथल पुथल कपल्स में, रिलेशनशिप में, या कई बार तो छोटे छोटे बच्चों के भी कंसर्न्स लेके मेरे बच्चा मेरी बात नहीं मानता, वो सुनता नहीं है, तो मैम मैं कैसे क्या करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करें। मेरा जो भी आपको है वो कॉन्टेक्ट्स आपको मैं शेयर करूंगी। हैंडल्स नीचे अटैच भी हैं, तो आप वहां से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली। मोनिका मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा। उनके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आप पॉडकास्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल लिख सकते हैं, तो जब हम मोनिका मैम को दोबारा बुलाएंगे तो तब हम उन सवाल को भी कैटर कर देंगे। माय प्लेजर। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में बस यही है कि लाइफ का जो आपका मानने का नजरिया है, लाइफ इज नॉट इजी, क्योंकि अगर जीवन सरल है तो वो जीवन नहीं है। वाओ, ब्यूटीफुल। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। थोड़ा सा कोशिश करिए, उसको प्यार से, उसको अफेक्शन से, बी काइंड। अगर आपको जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बी काइंड। मोनिका मैम, जितना हमने आपके सोशल मीडिया को खंगाला प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए, ऐसा नहीं कि हमने स्टॉक किया नहीं बादशाह। तो उसमें हमें दिखा कि आप लिखती भी बहुत प्यारा है। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ? हाँ, मैं डायरी राइटिंग का शौक मुझे बचपन से है। Beautiful, और okay. मेरे फादर को जब भी कोई डायरी मिलता था तो उन्हें पता था कि सबसे पहले मोना आएगी और उस डायरी को संभाल के रखेगी, हटा मतलब ले जाएगी वहां से, क्योंकि उनको पता था ये डायरी लिखने की शौकीन है। तो कुछ कंटेंट में डेली का बता रही हूँ आपको, मैं रात में चाहे 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन कुछ भी हो, मैं डेली लिखती हूँ। या कुछ लिखा है अभी आपने? हाँ, ये कुछ लाइंस हैं जो मैं प्लीज पढ़ के बताइए। हाँ, जैसे हमको लगता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत दुखी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो दुखी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी खोने का डर नहीं है। और जिसके पास सब कुछ है, हमें लगता है यार इसके पास तो ये भी है, वो भी है, ये भी है, सारी फैसिलिटीज के साथ है, ये तो बहुत सुखी होगा, लेकिन वो सुखी नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो कम ना हो जाए। मैंने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन की है, अगर उससे थोड़ा सा भी मैं नीचे आया तो इट कुड बी अ फियर, बिग फियर फॉर मी। तो मुझे लगता है कि सब कुछ होना, ये आपके सुख से रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा डिवैल्यू नहीं करना चाहिए कि अरे शायद वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं भैया, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो आराम से पैर फैला के सोता है, कि उसको सुबह का टेंशन नहीं है, काम पे जाना है, करके आना है, उतना कमाना है, उतना खाना है, इट्स ओके। दैट्स माय मतलब मुझे लगा कि हमें ऐसा लाइफ में मोटिवेशन दिया मुझे इन लाइंस में। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, सीरियसली। थैंक यू। जैसे हमने खुल के बात की अपने पेरेंटिंग पर कि आजकल बच्चों का जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स को लेके, जो कंडीशनिंग है, जिस तरह से उनको वो लाइटली लेते हैं, तो यहाँ जो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी थी जो हमारे देश की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने शेयर की, प्लीज, जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो दिल को मेरे छू गए, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो एक विलेज लाइफ उनके फादर की थी। नॉर्मल रूटीन था उनका कि रात में जो खाना है वो चूल्हे पे बनेगा। तो उनके फादर थे, वो लकड़ियाँ चुन के लाते थे जंगल से, और एक दिन एक पेड़ को उन्होंने काटा। तो वो जब उसकी लकड़ियों को घर लेकर आए तो उनको उन्होंने इस तरह से हाथ जोड़ा, तो उनकी अंदर एक क्यूरियोसिटी हुआ। उन्होंने पूछा कि
पापा आप तो डेली लकड़ियां लाते हैं और जलाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, आज क्या स्पेशल है? ठीक है। तो उन्होंने बोला ये मेरे आंगन का वो पेड़ है जिसने हमें फल दिए, फूल दिए, खुशियां दी, छाया दी, जिसके नीचे आप खेले, बड़े हुए। आज जब मेरे पास सोर्स नहीं है खाना, मतलब कि मैं गैस नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा संसाधन नहीं है, तो मुझे इसको मजबूरीवश काटना पड़ा है और आज मैं इसको जला रहा हूँ। ये मेरे आंगन की वो जड़ें हैं जिन्होंने तुम्हारा जीवन इनके तले चला है। मैं देख रहा था क्या तुम लोग पले बड़े हो, देखता था डेली इसके नीचे खेलते थे, झूला झूलते थे, तो इट इज लाइक योर पेरेंट। लेकिन आज मुझे जब इसको कट करना पड़ा, जलाना पड़ा, तो मैं माफी मांग रहा हूँ ऊपर वाले से, ईश्वर मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है। तो वो कहानी कहीं ना कहीं हमें इतना डीपली इम्पैक्ट मुझे उसने डाला कि हम अपने रूट्स को हमेशा भूल जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं है यार, ये पुराना घर है, हटाओ हम नया लेंगे, फ्लैट लूंगा मैं और बड़ा, मैं ये तो छोटा घर था, मैं तो पेंट हाउस लूंगा। तो बी रूटेड। एंड थैंक यू सो मच मैम। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज जीने का नजरिया अलग तरीके से मिला होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें और जिंदगी की रिस्पेक्ट करें और खुल के जिए। थैंक यू सो मच।